नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूथ एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस एजुकेशन चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबाइए कि जैसे ही हमारा आने वाला सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर 2 हमारे आसपास क्या है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, पृथ्वी पर होने के तत्व अलग अलग होते हैं, जैसे कि द्रव्य स्वरूप को जलावरण और ठोस स्वरूप को मुदावरण कहा जाता है, और द्रव्य स्वरूप को जलावरण भी कहा जा सकता है। जैसे स्वरूप को वातावरण के गैस स्वरूप को वातावरण के स्वरूप में, और रहने वाली जगह, पीने का पानी, श्वास लेने की जगह जिसे मुदावरण कहते, जीवावरण कहते हैं। और मुदावरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों, हम इस वीडियो में जलावरण और वातावरण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे जलावरण के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं जलावरण। आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बताऊं। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे का भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे वातावरण के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो जलावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ होता है, जिसे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में, यानी कि उसकी तुलना में पानी का भाग अधिक है। जलावरण का लगभग 71% जितना भाग रोके हुए है। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग अर्थात महासागर, जिसे प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचाने जाते हैं। यानी कि जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग अर्थात महासागर होते हैं, जिसमें यहाँ पे महासागरों का नाम दिया गया है। तो बच्चों, आप याद रख सकते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचाने जाते हैं। सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार समुद्र यानी कि सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। यानी कि भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय और जल विस्तार जैसे कि समुद्र यानी कि सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आई हुई महासागर खूब विशाल और गहरे हैं। जो पृथ्वी पर आए हुए महासागर जो है वो बहुत ज़्यादा विशाल और गहरे है। कहीं कहीं पर 10 से 11 किमी जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 10 से 11 किमी जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई है। महासागर की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश या खाई आई हुई है। यानी कि महासागर की सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जैसे कि ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश या खाइयाँ आई हुई है। माने इन समुद्रों में कितना पानी होगा? तो धनवीन प्रश्न पूछता है माँ को माँ, इन समुद्र में कितना पानी होगा? वह तो खारा नमकीन होता है, तो वह हमें किस तरह उपयोगी हो सकता है? धनवीन माँ से प्रश्न पूछते हुए कहता है कि समुद्र में कितना पानी होगा? वह तो खारा और नमकीन होता है, तो हम ये पानी किस तरह उपयोगी ले सकते हैं? तो उसकी मम्मी उत्तर देते हुए कहती है कि हाँ,
पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्र में आया हुआ है। उसको उत्तर देते हुए कहती है कि पृथ्वी पर जितना पानी उसका 97% जितना पानी समुद्र में आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3 और 4 भाग पानी दोनों ध्रुव पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ है। यानी कि शेष यानी कि बाकी बचा हुआ पानी लगभग 3 या 4 भाग जितने पानी दोनों ध्रुव पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ है। शेष पानी का कुछ भाग सरोवर में, कुछ भाग नदियों में और कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है। यानी कि 97% से शेष भाग जो है वो 3.4 भाग पानी दोनों ध्रुव पर तथा हिमालय के दूसरे ऊंचे पर्वतों बर्फ के रूप में आया हुआ है और बाकी बचा हुआ पानी सरोवरों में, नदियों में और पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है। यह मीठा पानी जलावरण की भेंट है। यानी कि पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम है। यह मीठा पानी जलावरण की हमें भेंट है। सजीवों की जीवित रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। यानी कि सजीवों को, मनुष्य को जीवित रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी बच्चों हम आगे का पेज देखेंगे। तो इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा यानी कि वृष्टि के लिए बाष्प समुद्र में से आती है। यानी कि मीठा पानी के लिए मुख्य आधार वर्षा यानी कि बारिश, वृष्टि के लिए बाष्प समुद्र में से आती है। समुद्र में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ प्राप्त होती है। यानी कि समुद्र हमें बहुत कुछ देता है। समुद्र में से मूल्यवान यानी कि बहुत कीमती रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ हमें प्राप्त होती है। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, जिस तरह सजीव सृष्टि पर धरती पर अस्तित्व है, उसी तरह से समुद्र में भी जीव सृष्टि आई हुई है। जिस तरह पृथ्वी पर सजीव सृष्टि आई है, उसी तरह समुद्र में भी जीव सृष्टि आई हुई है। महासागरों की लहरें, प्रवाह और ज्वार भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यह जल मार्ग के रूप में भी उपयोगी है। यानी कि बच्चों, महासागरों की लहरें, प्रवाह और ज्वार भाट में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी कि महासागरों जो होते हैं उसमें आने वाली जो लहरें होती है और उसका प्रवाह प्रचंड और शक्तिशाली होती है, उससे हम विद्युत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यह जल मार्ग के रूप में भी हमें उपयोगी होता है। तो बच्चों, हम यहाँ पे 2.2 का संसार का रेखांकित मानचित्र दिया गया है, ये हम देखते हैं। तो 2.2 का संसार का रेखांकित मानचित्र दिया गया है। तो बच्चों, आप शांति से देख सकते हैं ये जो मानचित्र है 2.2 का। तो बच्चों, हम आगे का पेज देखेंगे। तो बच्चों, हम देखेंगे वातावरण। तो हमने कितने देख लिए? तो बच्चों, हमने मुद्दावरण देख लिया, जलावरण देख लिया और इस वीडियो में आज हम वातावरण देखेंगे। तो वातावरण, पृथ्वी के चारों तरफ आई हुई हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। तो बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के चारों तरफ आई हुई हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। तो वातावरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप नोट कर सकते हो, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किमी तक फैला हुआ
है। ये जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किमी तक फैला हुआ है, वह मुद्दावरण और जलावरण की तरह इन आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। ये जो वातावरण है, इसे मुद्दावरण को हम देख सकते हैं, जलावरण को भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, जिसे वातावरण कहते हैं। वातावरण में विविध गैसें, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण और सूक्ष्म जंतु भी मिले होते हैं। जैसे कि वातावरण में कौन कौन सी चीजें होती है। तो बच्चों, गैसें, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण और सूक्ष्म जंतु भी वातावरण में देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। वातावरण रंगहीन, स्वादहीन और सुगंध रहित है। वातावरण रंगहीन है, स्वादहीन है और सुगंध रहित है। उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है और सुगंध रहित है। उसमें ठोस द्रव्य और गैस तत्वों का समावेश होता है। उसमें ठोस द्रव्य और गैस तत्वों का ही समावेश होता है, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते है। उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन, तो बच्चों आप लिख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन होता है, 21% जितना ऑक्सीजन होता है और 1% जितनी अन्य गैस आई हुई है। तो बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जाए कि वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है और अन्य गैसें कितने प्रतिशत होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि बच्चों 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस आई हुई होती है। पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वातावरण में अधिकांश गैसों का प्रमाण कम होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाने से वातावरण में अधिकांश गैसों का प्रमाण कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक गैस होने के हवा के, तो बच्चों हम आगे का पेज देखेंगे कि निम्न स्तर में वह अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने से कम हो जाता है। जैसे कि नीचे होता है तो उसका प्रमाण ज़्यादा होता है और ऊपर जाने से उसका प्रमाण कम हो जाता है। तो ओजोन, तो बच्चों यहाँ पे हम मानचित्र देख सकते हैं। 2.3 में वातावरण में गैसों का प्रमाण कितना और कैसा है, वो हम यहाँ पे दिया गया है, वो हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, देख सकते हैं कितने हैं, 20.99 और नाइट्रोजन 78.003% और अन्य वायु कितने प्रतिशत है, वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, देख सकते हो आप 2.3 का मानचित्र, वातावरण में गैसों का प्रभाव कैसा है। तो देखते हैं, ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायोलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। यानी कि ओजोन गैस हवा में उसका प्रमाण बहुत कम होता है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायोलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। यह गैस मुख्य स्वरूप से खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है। यानी कि ओजोन गैस होती है, यह गैस मुख्य स्वरूप में खूब यानी कि बहुत जल्दी सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिकतर प्रमाण में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है। यानी कि अधिकतर
प्रमाण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवन बनाए रखती है। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसकी ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है, यानी कि कम करता है। तो बच्चों हम देखेंगे आगे। तो वातावरण, तो वातावरण में हम देखेंगे आगे का सेशन। तो वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी है। वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व जो है द्रव्य, वो क्या है? पानी। गर्मी से बाष्प बनने की पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, यानी कि गर्मी से बाष्प बन के पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, यानी कि घुल जाता है, जिसे हम नमी के रूप से पहचानते हैं, जिसे हम नमी के रूप से पहचानते हैं। बाष्प के जमने की क्रिया की घनीभवन कहा जाता है। तो आपको बच्चों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनीभवन किसे कहते हैं? बाष्प के जमने की क्रिया को घनीभवन कहा जाता है। घनीभवन के कारण ही बरसात, ओस, हिम, ओले आदि बाष्प के स्वरूप बनते हैं, यानी कि घनीभवन के कारण ही बरसात होती है, ओस, हिम, ओले आदि बाष्प के स्वरूप से ही बनते हैं। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि वातावरण के अनुसार ही किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर वातावरण का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में अधिक रजकण भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ वातावरण में अधिक रजकण भी देखने को मिलते हैं। इस रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है। ये जो वातावरण में फैले हुए रजकणों के कारण ही पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता, यानी कि जिसके कारण ही सूर्योदय यानी कि सूर्योदय सूरज जब निकलता है तब अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय सूर्यास्त यानी कि शाम को जब डूबता है तब सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता। रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है, यानी कि वातावरण में रजकण जो फैलती है उसके कारण ही प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, और हमें साथ ही में सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज सुन नहीं सकते। वातावरण होने के कारण इस माध्यम से हम आवाज सुन नहीं सकते हैं, इसीलिए तो रेडियो दूरसंचार का प्रसारण संभव हो सकता है। वातावरण होने के कारण ही हम रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल से प्रसारण संभव हो सकता है। वातावरण के बिना ये सब असंभव है। तो बच्चों हम आगे का पेज देखेंगे। विचार कीजिए माँ। बच्चों विचार कीजिए में हम देखेंगे। तो आप किसी अनुभव के आधार पर कहेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वातावरण आया हुआ है। उसे नोट कीजिए और उसकी चर्चा आपके शिक्षक के साथ कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे 2.4 का मानचित्र दिया गया है। उसमें मानव जीवन और आवरण दिया गया है। मानव जीवन और आवरण दिया गया है। तो बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये आप देख रहे हो मृदावरण, ये मृदावरण है। उसके बाद हम देख सकते हैं जलावरण। उसके बाद ये जो देख सकते हैं जलावरण है। उसके बाद आप देख सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं? जीवावरण।
ये बच्चों है, ये जीवावरण है। उसके बाद हम महसूस कर सकते हैं वातावरण। तो बच्चों हमने देख लिया मृदावरण, जलावरण, जीवावरण और वातावरण। तो 2.4 की मानचित्र जो दिया गया है उसमें मानव जीवन और आवरण दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे अब सुनो, इन 3 आवरण के कारण पृथ्वी के ऊपर चौथे आवरण जीवावरण का अस्तित्व है। तो बच्चों हम आज इस वीडियो में हम मृदावरण, जलावरण, मृदावरण तो पार्ट 1 में देख लिया था। आज इसमें जलावरण और वातावरण के बारे में पढ़ाई की, और एक आवरण और भी बाकी है, जीवावरण। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।